नमस्कार साथियों, मैं कपिल कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कर्मण्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, यह हमारी सामान्य प्रबंधन की क्लास होने वाली है। सामान्य प्रबंधन को लेकर जो पटवारी एग्जाम में आने वाला है, कर्मण्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और ये क्लासेस ना केवल निःशुल्क रहेगी, अपितु इनकी विशेषता यह भी है कि ये क्लासेस जब अंत होगा, इनका कॉन्सेप्ट खत्म होगा, तो आपको एमसीक्यूज पर भी विस्तृत चर्चाएं की जाएंगी। यानी कि अभी तक की जितनी आपकी समस्याएं बनी हुई है सामान्य प्रबंधन को लेकर कि सामान्य प्रबंधन कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह के प्रश्न आएंगे, इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो कर्मण्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाला है। यानी कि सामान्य प्रबंधन का अब एकमात्र वन स्टॉप सॉल्यूशन कर्मण्य एकेडमी होने वाला है। आज की यह हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में आज हम सामान्य प्रबंधन के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य प्रबंधन क्या होता है, सामान्य प्रबंधन की अवधारणाएं और विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार सामान्य प्रबंधन को परिभाषित किया है, उन परिभाषाओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको 2 या 3 चीजें आपको जो है माइंड में होनी चाहिए, जो एक किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय के बारे में जो कुछ संक्षिप्त जानकारियां होती हैं उनकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। जैसे पहली आपको जानकारी होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि सामान्य प्रबंधन एक विषय के रूप में विज्ञान है अथवा नहीं है, तो उसको लेकर तो पहले हम जानते हैं कि विज्ञान क्या होते हैं, विज्ञान कितने तरह के हैं। तो विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान को वर्तमान में 2 श्रेणियों में रखा जाता है। एक होते हैं हमारे नियामक विज्ञान और दूसरे होते हैं हमारे वर्णनात्मक विज्ञान। वर्णनात्मक और नियामक विज्ञान। अब इन दोनों विज्ञानों को इसलिए विभाजित किया जाता है कि इनकी अपनी कुछ विभिन्न विशेषताएं होती हैं। जैसे नियामकी विज्ञान में उन विज्ञानों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें हम मानकों को तय करते हैं, जिनमें हम सिद्धांतों को तय करते हैं, और इन सिद्धांतों की विशेषता यह होती है कि कुछ समय के पश्चात इन सिद्धांतों में परिवर्तन आ जाता है। एक समय के बाद ये सिद्धांत उतने प्रभावी नहीं रहते जो किसी काल विशेष में बनाए जाते हैं। तो ऐसे विज्ञान जिनमें नियमों को हम तय करते हैं परंतु समय के साथ परिवर्तन संभव है, उनको हम नियामक विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार एक है वर्णनात्मक विज्ञान। वर्णनात्मक विज्ञान एक कोर विज्ञान जिनको हम कहते हैं, यानी कि जो तथ्यों को जैसा है वैसा का वैसा प्रस्तुत करते हैं। उनके सिद्धांत समय के साथ नहीं बदलते, अपितु समय के साथ उनमें दृढ़ता आती है, जिनके ऊपर हम कई सिद्धांत शोध करते रहते हैं। जैसे अगर इसमें उदाहरण के रूप में देखें तो भौतिक शास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है। जो भी भौतिक बल हैं, भौतिक शास्त्र संबंधी जितनी भी संकल्पनाएं हैं उनका वर्णन करता है। इसी प्रकार एक हमारा विषय है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र संबंधी जितनी भी अवधारणाएं होती हैं उनका ब्यौरा प्रस्तुत हमारे सामने करता है। वहीं नियामकीय विज्ञान नियमों को तय करते हैं। जैसे समाज शास्त्र में जो नियम आज हम तय करते हैं आने वाली पीढ़ियों में वो बदल जाते हैं। इसी प्रकार नीति शास्त्र हो सकता है। नीति शास्त्र के नियम भी एक समय के बाद परिवर्तित होते रहते हैं। अगर आप उदाहरण जानना चाहें तो जैसे सती प्रथा को लेकर 18वीं और 17वीं शताब्दी में हमारे जो भारतीय परिदृश्य है उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण हुआ करता था, परंतु 21वीं सदी में हम सती प्रथा को नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। उसके खिलाफ कई कानून है, यानी कि सती प्रथा पूर्णतः बैन है। तो इस प्रकार जो मानक तय किए जाते हैं किसी विषय में और उन विषयों के आधार पर हम किसी चीज को नापते हैं परंतु उनमें परिवर्तन हो जाता है, ऐसे विज्ञान को हम नियामकीय विज्ञान कहते हैं। जब हम सामान्य प्रबंधन की बात करेंगे तो सामान्य प्रबंधन के जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी संकल्पनाएं हैं, वे संकल्पनाएं हमारे द्वारा तय की गई हैं और उन संकल्पनाओं पर मानवीय परिवेश का, मानवीय पर्यावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये सिद्धांत एक समय के बाद परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं। तो सामान्य प्रबंधन हमारा नियामकीय विज्ञान होगा, एक बात तय होती है। दूसरा है इस विषय को लेकर दृष्टिकोण को लेकर कि इस विषय के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, क्योंकि किसी भी विषय को आप जब जानते हैं तो उसके लिए आवश्यक है आपका उस विषय के प्रति दृष्टिकोण क्या हो। आप जब उसका अध्ययन करें तो आपके दृष्टिकोण का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जब हम सामान्य प्रबंधन का अध्ययन करेंगे तो हमारे दृष्टिकोण 2 रहेंगे। सामान्य प्रबंधन को अध्ययन को लेकर हमारे जो दृष्टिकोण है वह 2 रहने वाले हैं। पहला है चतुर दृष्टिकोण और दूसरा है रेंचो दृष्टिकोण। अब इन दोनों नामों से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे यदि आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। तो 3 इडियट मूवी में एक बेहतरीन सीन है, एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से पूछता है कि मशीन क्या होती है, तो जब चतुर उसका आंसर करता है तो चतुर जो किताबी ज्ञान होता है, किताबी भाषा की जो परिभाषा होती है उसको प्रस्तुत करता है, यानी कि जो किताबों में लिखा हुआ है उसका शब्द सा शब्द वैसा का वैसा वर्णन करता है।
इसी प्रकार जब रेंचो से पूछा जाता तो रेंचो उसी का आंसर अपनी सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। यानी कि एक ही चीज को प्रस्तुत करने के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। रेंचो अपनी जगह सही था, उसी प्रकार चतुर भी अपनी जगह सही था, दोनों सही थे, परंतु बात होती नजरिए की। तो जब हम सामान्य प्रबंधन का अध्ययन करेंगे तो हम इन दोनों नजरियों को लेकर चलेंगे। जब हम संकल्पनाएं पढ़ेंगे तो उन संकल्पनाओं को जो विद्वानों ने तय की उनके अनुसार पढ़ेंगे, परंतु जो बेसिक फैक्ट होंगे, जो कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम अपनी भाषा में एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे कि जितना ईजी हम कर सकेंगे, क्योंकि इनकी परिभाषाएं इतनी जटिल है कि उनको याद करना किसी भी स्टूडेंट के लिए इतना सरल काम नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला जो हमारा रहने वाला है, जो आपको जानना आवश्यक है, वह है संगठन। किसी भी एक संगठन के बारे में आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम सामान्य प्रबंधन पढ़ेंगे तो सामान्य प्रबंधन का जो कोर इकाई होता है वो होता है संगठन। यानी कि संगठन ही पूरा एक ऐसी इकाई होता है जिसमें प्रबंधन को हम निष्पादित करते हैं। तो संगठन के बारे में किसी एक संगठन को लेकर हम चलने वाले हैं, और पूरी जो क्लासेस रहने वाली है उन क्लासेस में मैं जिस संगठन के बारे में बात करूंगा वह संगठन है डिब्बों वाला का संगठन। मुंबई के डिब्बों वाला का संगठन को लेकर हम पूरे विषय को समझेंगे। मुंबई का डिब्बों वालों का संगठन, मैं इस संगठन के बारे में इसलिए विस्तृत चर्चा करूंगा क्योंकि वर्तमान में कई पश्चिमी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो मुंबई के डिब्बे वालों की मैनेजमेंट पद्धति यानी प्रबंधन की जो पद्धति है उसको लेकर अध्ययनरत है। कारण यह है कि ये डिब्बे वाले बहुत कम साक्षर हैं, इनमें कोई 8th पास है, कोई 10th है, या किसी ने तो पढ़ाई भी नहीं की है, फिर भी इनका मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि आज तक 100% एक्यूरेसी के साथ अपना काम कर रहे हैं। और तब जब ये अपना कोई भी काम लिखित रूप से नहीं कर रहे हैं तब तो जानना और भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इनका प्रबंधन में ऐसे क्या तत्व हैं जो इनको इतना यूनिक बनाते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी हो तो आप लोग जानते होंगे कि मुंबई का डिब्बे वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन कर्मचारियों को जो अपने साथ सुबह जब ट्रेवल करते हैं अपनी ऑफिस के लिए, साथ में खाना नहीं ले जा सकते, उनका टिफिन पहुंचाने का काम करते हैं। ये डिब्बे वाले कर्मचारी के घर से टिफिन उठाते हैं, उनको नजदीकी रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, वहां से कुछ डिब्बे वाले अगले रेलवे स्टेशन या अगले स्टॉप तक ले जाते हैं, और कुछ लोग उन वहां से अगले स्टॉप से उतारकर उनको कर्मचारी के जो नियत तिथि और नियत समय होता है उस पर पहुंचाते हैं। तो डिब्बे वालों का जो संगठन है बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रबंधन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लागू करता है। जैसे उसमें वह निर्देशन भी करता है जो कि प्रबंधन का एक प्रमुख आधार है, उसमें समन्वय करता है जो कि सार है, इसी प्रकार नियंत्रण करता है, इसी प्रकार की कई अन्य प्रक्रियाओं को यह संगठन अंजाम देता है। तो हम 3 चीजों को लेकर चलने वाले हैं कि विज्ञान को लेकर हमारा दृष्टिकोण क्या होने वाला है, अगला होगा हमारा इस विषय को लेकर क्या दृष्टिकोण होने वाला है, और अगला होगा कि जो एक संगठन है, संगठन को हम जहां भी हमें लगेगा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वहां पर इस संगठन में उन कॉन्सेप्ट को हम फिट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद हो सकता है कि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमें ईजी दिखाई दें। ठीक है, सबसे पहले बात आती है प्रबंधन विषय को लेकर और प्रबंधन का सामान्य परिचय कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन की परिभाषा क्या है। अब अगर बात करें सामान्य प्रबंधन की सामान्य परिभाषा की, तो सामान्य परिभाषा होगी कि यह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया है। कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता अथवा दक्षता से प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उन प्रक्रियाओं को ही प्रबंधन कहा जाता है। अगर इस सामान्य परिभाषा को हम देखें तो इस सामान्य परिभाषा से 3 शब्द निकल कर आते हैं। 3 शब्द कौन कौन से? एक है प्रभावी ढंग होना, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में किसी भी लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना। दूसरा शब्द है हमारा दक्षता अथवा कुशलता होना, कि उस लक्ष्य की प्राप्ति में आपने कुशलता का कितना ध्यान दिया या दक्षता का कितना ध्यान दिया। इसी प्रकार तीसरा शब्द हमारा है प्रक्रियाओं का होना, यानी कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावी होना, दक्षता का होना और विभिन्न प्रक्रियाओं का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर मैं प्रक्रिया शब्द की बात करूं तो जो अभी हमने पिछला एक संगठन देखा यानी कि डिब्बे वालों का संगठन, तो उसमें देखें कि वे विभिन्न प्रक्रियाएं करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वे विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं को अंजाम देते हैं। जैसे डिब्बे वाले निर्देशन करते हैं आपस में, डिब्बे वाले नियंत्रण करते हैं, डिब्बे वाले समन्वय करते हैं, और इसी तरह की कई प्रक्रियाओं को डिब्बे वाले अंजाम देते हैं। यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं की जाती हैं उनको सम्मिलित प्रबंधन में किया जाता है। वहीं अगर मैं 2 शब्दों की बात करूं, दक्षता का होना किसी भी कार्य में अथवा कुशलता का होना। जब हम प्रभावी ढंग होने की बात करते हैं तब हमारा ध्यान केवल एक चीज पर होता है और वह होता है अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति।
यानी कि प्रभावी होने का मतलब होता है कि आपने अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में कई बार यह होता है कि आप संसाधनों का जो लागत होती है उस पर ध्यान नहीं देते, यानी कि कई बार लक्ष्य की प्राप्ति में यह भी संभव है कि लागत जितनी मिनिमम हो सकती है उससे कई ज्यादा लागत आपकी लग जाए, परंतु प्रभावी ढंग केवल इस बात पर ध्यान देता है कि आपने लक्ष्य अंतिम जो आपका था, यानी कि जो आपने अंतिम लक्ष्य तय किया है वो आपने प्राप्त किया या नहीं किया। वहीं कुशलता का अर्थ होता है कि आप मिनिमम संसाधनों में, यानी कि निम्नतम संसाधनों में आप अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त करें या अधिकतम आउटपुट प्राप्त करें। मिनिमम संसाधनों में मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम आप क्या करें, लक्ष्य की प्राप्ति करें। अधिकतम लक्ष्य प्राप्ति मिनिमम संसाधनों में, इस पर बल दिया जाता है। यानी कि दक्षता का सीधा सा मतलब है कि आप कम से कम संसाधन यूज करने की सोचते हैं और उन कम से कम संसाधनों में भी आपका जो परिणाम है उस परिणाम को आप अधिकतम लाने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में इन दोनों का बैलेंस होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि केवल अगर हम लक्ष्य की प्राप्ति में प्रभावी होना देखेंगे तो उसमें लागत अत्यधिक आएगी, ठीक है, और अगर केवल कुशलता होगी तो कुशलता कई बार अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती। तो इस प्रकार किसी भी संगठन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रभावी होना और दक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है, या यूं कहें कि इन दोनों में संतुलन का होना अत्यंत आवश्यक है। अब अगर हम बात करें प्रभावशीलता और दक्षता में अंतर की, तो इनमें सामान्य अंतर यह होता है कि प्रभावपूर्ण होना परंतु कार्यकुशल ना होना। कई बार यह होता है कि हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति में प्रभावपूर्ण तो होते हैं परंतु हमारी कार्य प्रणाली कार्यकुशल नहीं हो पाती। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, अगर हमने किसी छात्र को कुछ चैप्टर याद करने के लिए दिए हैं, अगर उनको याद करने के लिए कुछ चैप्टर दिए गए हैं तो उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हो जाता है अच्छे से उन चैप्टर्स को पढ़ना या अच्छे से उनको याद करना, ये उनका अंतिम लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ भी लेगा, याद भी कर लेगा, परंतु जो समय दिया है यानी कि जो इनपुट उसने दिया है वो कई बार जितना नहीं देना चाहिए था उससे अधिक दिया है। यानी कि उसने जितना समय दिया, यानी कि जो उसने इनपुट दिया उसको याद करने के लिए, वो इनपुट क्या है, अधिकतम है। तो क्या हुआ कि उसने अंतिम लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया, यानी कि उस चैप्टर को याद तो कर लिया, परंतु उसने किस चीज को मिस कर दिया, उसने कर दिया कुशलता को मिस। यानी कि जिस लक्ष्य को कम से कम समय में प्राप्त करना था उसको अधिकतम समय में वो प्राप्त कर रहा है। तो प्रभावपूर्ण होना परंतु कार्यकुशल ना होना। इसी प्रकार प्रभावपूर्ण नहीं होना और कार्यकुशल का होना, यानी कि आप प्रभावपूर्ण नहीं है परंतु कार्यकुशल है। जैसे उसी उदाहरण के रूप में अगर आपने किसी स्टूडेंट को चैप्टर याद करने के लिए दिए हैं तो स्टूडेंट ने जितने चैप्टर आपने उसको याद करने के लिए दिए हैं उससे कई ज्यादा चैप्टर उसने एक दिन में पढ़ लिए हैं, यानी कि मिनिमम समय में उसने मैक्सिमम अचीवमेंट प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु उसने प्रभावपूर्ण होना जो है उसको मिस कर दिया, यानी कि उसकी कमी है। यानी कि प्रभावपूर्ण यानी कि अंतिम लक्ष्य क्या है, प्रभावपूर्ण का मतलब होता है कि अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना, और अंतिम लक्ष्य हमारा है कि अच्छे से पढ़ना, उनको याद करना। परंतु जब उसने एक दिन में कई चैप्टर पढ़े तो उसने प्रभावशीलता यानी कि अच्छे से पढ़ना और याद करने को मिस कर दिया। तो ये सामान्य अंतर होता है किसी भी कार्य में प्रभावपूर्ण होना परंतु कार्यकुशल ना होना। अब अगर हम बात करें सामान्य प्रबंधन को लेकर किस तरह की संकल्पनाएं चलती हैं, विद्वान इसको लेकर किस तरह प्रबंधन को यूज करते हैं, विद्वानों ने किस तरह प्रबंधन के बारे में अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो एक व्यक्ति हुए थियो हेमन ने एक पुस्तक लिखी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थियो हेमन ने अपनी पुस्तक लिखी प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इस पुस्तक में थियो हेमन ने प्रबंधन शब्द को 3 तरह से यूज किया, यानी कि 3 जो सेंस निकलते हैं प्रबंधन के, उस सेंस में प्रबंधन को यूज किया थियो हेमन ने अपनी पुस्तक में। तो जो पहला सेंस था जिसमें उन्होंने यूज किया था वह था प्रबंधन एक नाम के रूप में, एक नाम के रूप में। और जब एक नाम के रूप में उन्होंने यूज किया प्रबंधन वर्ड को, तो उनका मतलब केवल उन व्यक्तियों से था जो काम करवाने में लगे हुए थे, जो दूसरों से काम करवाने में लगे हुए थे, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं या डायरेक्टरों का बोर्ड हो सकता है। केवल इन व्यक्तियों को थियो हेमन ने एक सेंस में कहा कि यह प्रबंधन है, यह पहला सेंस। इसी प्रकार थियो हेमन ने अपनी पुस्तक में एक दूसरा सेंस में यूज किया, वह है प्रबंधन एक प्रक्रिया के रूप में, यानी कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए की जाती है। अब वो प्रक्रिया नियोजन हो सकती है, नियंत्रण हो सकती है, निर्देशन हो सकती है, समन्वय हो सकती है और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाएं हो सकती है। यानी कि दूसरे सेंस में जब यूज कर रहे हैं थियो हेमन तो एक प्रक्रिया के रूप में यूज कर रहे हैं प्रबंधन को। इसी प्रकार एक तीसरे सेंस में उन्होंने यूज किया, वो तीसरे सेंस में जब उन्होंने यूज किया तो इन्होंने कहा कि ऐसे कुछ सिद्धांत हैं, ऐसे ज्ञान हैं
जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में आवश्यक हो सकते हैं। यानी कि उनका अध्ययन करना ही प्रबंधन है। वे सिद्धांत और ज्ञान जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में आवश्यक होते हैं उनका अध्ययन करना प्रबंधन है। यानी कि थियो हेमन ने खुद ने प्रबंधन को 3 नजरियों से देखा। प्रबंधन उसको भी माना जो दूसरों से काम करवाता है, प्रबंधन उसको भी माना जो प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, प्रबंधन उसको भी माना जो ज्ञान और सिद्धांत के रूप में किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसके बाद प्रबंधन को लेकर कई विद्वानों ने अपनी संकल्पनाएं दी। संकल्पनाओं से मतलब है कि उनका दृष्टिकोण, कई विद्वानों का दृष्टिकोण अलग अलग रहा प्रबंधन को लेकर। किसी ने कहा कि हम इस चीज को प्रबंधन मानते हैं, किसी ने कहा नहीं हम इसको मानेंगे, अन्य ने कहा कि हम तो और किसी को मानेंगे। यानी कि कई जो विद्वान हुए प्रबंधन के क्षेत्र में, उन्होंने प्रबंधन को अपने नजरिए से प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो वर्तमान में प्रबंधन को लेकर 5 संकल्पनाएं चलती है, यानी कि 5 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो प्रबंधन को अपने तरीके से देखते हैं। उनके ऊपर अगर चर्चा करें तो जो पहला नजरिया है देखने का, उसे हम कहते हैं कार्यात्मक संकल्पना। यानी कार्यात्मक संकल्पना में जो विद्वान हुए उनके समर्थक थे लॉज एलियन, हेनरी फेयोल और जेम्स एल लुंडी। हेनरी फेयोल प्रमुख विद्वान हुए संकल्पना के, कार्यात्मक संकल्पना के। इसके अलावा लॉज एलियन और एम्स एल लुंडी ये अन्य विद्वान इस संकल्पना के प्रमुख समर्थक थे। इसी प्रकार एक अन्य संकल्पना है मानव संबंध संकल्पना, कि इन्होंने मानव संबंधों के रूप में प्रबंधन को देखा और इसके समर्थक करता है हेराल्ड कुंटेज, जेडी मूनी और रैली। ठीक है। इसी प्रकार एक अन्य संकल्पना उत्पादकता संकल्पना, और इसके प्रमुख जो समर्थन करता है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर और जॉन एफ. मैकी। एक अन्य संकल्पना नेतृत्व व निर्णय संकल्पना, इसके समर्थक है डोनाल्ड जे क्लॉफ, एफ.डब्ल्यू. टेलर, रॉब सी डेविस। इन विद्वानों ने नेतृत्व व निर्णय संकल्पना पर बल दिया। और अंतिम संकल्पना है एकीकरण संकल्पना। एकीकरण संकल्पना में रॉबर्ट एल ट्रेवेथ एवं एम जे न्यूपोर्ट, कीथ एवं गुबलिनी, इन विद्वानों ने एकीकरण संकल्पना पर बल देने की कोशिश की। यानी कि जितने भी विद्वान थे वो प्रबंधन को लेकर 5 संकल्पनाओं में बटे हुए दिखे। अब बारी बारी समझते हैं संकल्पनाओं के बारे में कि कार्यात्मक संकल्पना क्या है, मानव संबंध संकल्पना क्या है, उत्पादकता संकल्पना क्या है, नेतृत्व और निर्णय संकल्पना क्या है और एकीकरण संकल्पना क्या है। इसमें किस चीज पर बल दिया इन्होंने। तो सबसे जो पहली हमारी संकल्पना है उसका नाम है कार्यात्मक संकल्पना। यानी कि जो पहला दृष्टिकोण है वह है कार्यात्मक संकल्पना दृष्टिकोण। इसके समर्थक थे लॉज एलियन, हेनरी फेयोल। और इस संकल्पना में प्रबंधक द्वारा किए जाने वाले कार्यों, यानी कि जो कार्य एक प्रबंधक करता है उन कार्यों को प्रबंधन कहा गया। एक प्रबंधक द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य, चाहे वो निर्देशन हो सकते हैं, नियोजन हो सकते हैं, समन्वय हो सकते हैं, इन सभी कार्यों को हेनरी फेयोल, लॉज एलियन और जेम्स एल लुंडी ने कहा कि केवल यह प्रबंधन है। ठीक है। और इसी प्रकार लॉज एलियन ने जब प्रबंधन को परिभाषित किया तो उन्होंने कहा कि प्रबंधन वह कार्य है जिसे प्रबंधक करता है। एक कार्य के रूप में यूज किया और कहा कि प्रबंधक करता है, यानी कि वह कार्य जो प्रबंधक करता है वही प्रबंधन है। यह परिभाषा दी लॉज एलियन ने। अगले जो इसके समर्थक करता है कार्यात्मक संकल्पना के, उनका नाम है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने कहा कि पूर्वानुमान लगाना, किसी भी चीज के बारे में पहले से अनुमान लगाना, आयोजना करना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रित करना ही प्रबंधन है। आप इस परिभाषा को गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज तो समझ में आती है कि ये जितने भी वर्ड यूज किए गए, चाहे पूर्वानुमान लगाना, आयोजना करना, संगठित करना, समन्वय और नियंत्रित करना, ये सभी एक प्रक्रियाएं हैं। और इन प्रक्रियाओं को करने वाले कौन है? प्रबंधक है। तो यानी कि प्रबंधक के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं उन प्रक्रियाओं को ही कहा गया कार्यात्मक संकल्पना में, उनको ही कहा गया कि यही प्रबंधन है। तो हेनरी फेयोल ने पूर्वानुमान लगाना और इस तरह की कई जो प्रक्रियाएं हैं उनको ही प्रबंधन माना। इसी प्रकार जेम्स एल लुंडी ने कहा प्रबंधन मूलतः किसी निर्दिष्ट उद्देश्य की दिशा में अन्य के प्रयासों की आयोजना, उसे समन्वित करना, उससे अभिप्रेरित करना और नियंत्रित करना है। यहां पर जेम्स एल लुंडी ने भी प्रबंधक द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, यानी कि प्रबंधन में जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, केवल उन्हीं को प्रबंधन कहा। यानी कि कार्यात्मक संकल्पना जो प्रबंधक द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती है उन पर बल देती है। ये तीनों परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम के नजर से पूछे जा सकती है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा हेनरी फेयोल की है या निम्न कथन किसने कहा है। ठीक है, ये पहली संकल्पना। इसी प्रकार जो दूसरा संकल्पना है, जो दूसरा दृष्टिकोण है, वह है मानव संबंध संकल्पना। और जब मानव संबंध संकल्पना की हम बात करते हैं तो इसके जितने भी समर्थक करता है उन्होंने कहा कि यह एक कला है, और कला कैसी? जो दूसरों से काम करवा सकती है। इसमें प्रबंधक द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं को महत्व नहीं दिया, इसमें कहा कि कला है और एक कला दूसरों से काम करवा सकती है, उसको हम प्रबंधन कहेंगे। यानी कि कला के रूप में प्रबंधन को देखा गया। इसके समर्थक जो थे वो थे हेराल्ड कुंटज और वेहरिक।
हेराल्ड कुंटज और वेहरिक ने जो अपनी परिभाषा दी उसमें कहा कि प्रबंधन एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं एवं चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। यानी कि समूह में कार्य करना के लिए जो पर्यावरण तैयार किया जाता है उसमें, ताकि कुशलता से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, ये कहा हेराल्ड कुंटज और हिंज वेहरिक ने। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान हुए जिनका नाम है जेडी मूनी और रैली। इन्होंने कहा कि लोगों को निर्देशित करने, देखो लोगों को निर्देशित करना एक कला है और उससे उत्साहित करने की कला ही प्रबंधन है। यानी कि मानव संबंध संकल्पना के जितने भी समर्थक करता हैं वो कहीं ना कहीं एक कला के रूप में प्रबंधन को देखते हैं जो दूसरों से काम करवा सकती है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट संकल्पना है उसका नाम है नेतृत्व और निर्णय संकल्पना। नेतृत्व और निर्णय संकल्पना में जितने भी विद्वान हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रक्रिया में नेतृत्व करने की कला और उसके विज्ञान को, यानी कि जो भी आप संगठन कर रहे हैं और उस संगठन में जो भी नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, उन निर्णय और नेतृत्व करने की कला को ही प्रबंधन कहा जाता है। यानी कि यहां पर केवल जो निर्णय ले रहे हैं संगठन में उन्हीं को प्रबंधन के रूप में देखा जाता है। इनके समर्थककर्ता की बात करें तो इनके प्रमुख जो समर्थककर्ता हैं उनका नाम है डोनाल्ड जे क्लॉफ, एफ.डब्ल्यू. टेलर और रॉल्फ सी डेविस। अब इन्होंने अपनी संकल्पना के अनुसार अपनी परिभाषाएं भी दी। अब जो पहली परिभाषा दी डोनाल्ड जे क्लॉफ ने, उसमें कहा कि निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व की कला और विज्ञान ही प्रबंधन है। उन्होंने भी निर्णय प्रक्रिया पर बल दिया और नेतृत्व की कला पर बल दिया। यानी कि निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व की कला ही क्या है? कला ही विज्ञान है, प्रबंधन है। अगला है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा किसी स्थापना के सभी पुरातन व्यक्तिगत न्याय निर्णय या राय के स्थान पर सटीक वैज्ञानिक अन्वेषण और ज्ञान के स्थापन को ही प्रबंधन कहा जाता है। यानी कि व्यक्तिगत राय जो आप रख रहे हैं उसके स्थान पर एक वैज्ञानिक पद्धति अपनाइए और उस वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आप निर्णय लीजिए और उन निर्णय प्रक्रिया को कहा गया, उन निर्णय प्रक्रिया को प्रबंधन कहा गया। ये कहते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसी प्रकार रॉल्फ सी डेविस। रॉल्फ सी डेविस कहते हैं किसी भी कार्यात्मक कार्यपालिका नेतृत्व की, कार्यपालक नेतृत्व की कार्यविधि ही प्रबंधन है। किसी भी स्थान पर कार्यपालक नेतृत्व की कार्यविधि ही प्रबंधन है। यानी कि जो नेतृत्व करने की कार्यपालक विधि है वही क्या है? वही प्रबंधन कहलाती है। इसको बल देते हैं हमारी निर्णय नेतृत्व संकल्पना। इसी प्रकार एक अन्य संकल्पना है उत्पादक संकल्पना। उत्पादक संकल्पना में उत्पादन में वृद्धि करने वाले तत्वों को ही प्रबंधन के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो किसी भी संगठन की उत्पादकता को वृद्धि कर दे, यानी कि जो उत्पादकता को बढ़ा दे, केवल वही प्रबंधन है। अगर इस संकल्पना के प्रमुख समर्थनकर्ता उनकी बात करें तो उनका नाम है जॉन एफ मैकी और एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर नेतृत्व निर्णय प्रक्रिया में भी दिखाई दिए और यहां पर भी, तो इन्होंने दोनों समर्थन किया कि यानी कि जो नेतृत्व निर्णय करता है वह भी प्रबंधन है और जो उत्पादकता में वृद्धि करे वह भी प्रबंधन कहलाता है। अब अगर जॉन एफ मैकी की परिभाषा की बात करें तो उन्होंने कहा कि न्यूनतम प्रयास है, यानी कि मिनिमम इनपुट से अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट की उपलब्धि को ही प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो आपकी उत्पादकता को बढ़ा दे, और उत्पादकता तब बढ़ेगी जब आप मिनिमम इनपुट देंगे और मैक्सिमम आउटपुट आप ग्रहण करेंगे। तो इसी को क्या कहा जॉन एफ मैकी ने कि आप कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक उत्पादकता की उपलब्धि प्राप्त कर ले, वही आपकी प्रबंधन कहलाती है। इसी प्रकार एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा प्रबंधन यह ज्ञात करने की कला है कि आप उत्तम और सस्ते उपाय से क्या करना चाहते हो। यानी कि आप कम से कम संसाधनों में क्या से अधिक क्या प्राप्त कर सकते हो, इसकी कला को ही प्रबंधन कहा। और ये कला क्या है? ये उत्पादकता में वृद्धि करने वाली कला है। यानी कि उत्पादकता में वृद्धि की संकल्पना इस बात पर बल देती है कि वह चीज जो आपकी उत्पादकता में वृद्धि कर दे वही क्या है? वही प्रबंधन कहलाती है। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रबंधन को हम अगर यूज करें तो हमारी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर मैं स्टडी में प्रबंधन करने लगे तो जो उत्पादकता आज हमारी है हो सकता है उत्पादकता में वृद्धि हो जाए, हम जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस खत्म कर सके। तो उत्पादक संकल्पना में उन चीजों को प्रबंधन माना जाता है जो आपकी उत्पादकता को बढ़ा देती है। इसी प्रकार एक लास्ट संकल्पना है, उसका नाम है एकीकरण संकल्पना। एकीकरण संकल्पना के जितने भी समर्थक थे उन समर्थककर्ताओं ने कहा कि मानवों को और संसाधनों को जो एकीकरण करता हो, जो तत्व इन दोनों चीजों को एकीकरण करता हो, उसी को प्रबंधन कहा जाता है। और उसके समर्थककर्ता थे रॉबर्ट एल ट्रिवेली एवं एम जेन न्यूपोर्ट। ये दो व्यक्तियों ने इसका सपोर्ट किया और कहा कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन,
संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से प्राप्त करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। यानी कि समन्वय की प्रक्रिया है जो मानव और जो भौतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें समन्वय के लिए की जाती है। और ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं रॉबर्ट एल ट्रेवेली एवं एम जे न्यूपोर्ट। तो ये 5 संकल्पनाएं हैं और इन 5 संकल्पनाओं के अनुसार अलग अलग दृष्टिकोण के रूप में, अलग अलग नजरिए के रूप में प्रबंधन को देखा जाता है। तो एक बात तो समझ में आई कि प्रबंधन एक सामान्य प्रक्रिया है जो किसी भी कार्य को करने के लिए की जाती है ताकि हमारे लक्ष्य प्रभावी रूप से और दक्षता से प्राप्त हो सके। पहली सामान्य परिभाषा। अब कई विद्वानों ने अलग अलग नजरिए से अपने प्रबंधन की परिभाषाएं दी, उन्होंने अलग अलग नजरिए से प्रबंधन को देखा, जिसमें 5 संकल्पनाएं देखते हैं। कार्यात्मक संकल्पना, उत्पादक संकल्पना, मानव संबंध संकल्पना, नेतृत्व निर्णय संकल्पना और एकीकरण संकल्पना। यानी कि संकल्पनाएं प्रबंधन को देखने के नजरिए हैं कि विद्वान किस प्रकार किस चीज को प्रबंधन मानते हैं। तो हमने देखा कि अलग अलग विद्वान अलग अलग चीज को प्रबंधन मानते हैं, यानी कि खुद विद्वान भी प्रबंधन को लेकर एक मत नहीं है। जितनी भी परिभाषाएं हमने देखी उन परिभाषाओं का महत्व एग्जाम के नजरिए से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि परिभाषा दे और पूछा जाए कि यह परिभाषा किसकी है, या किसी विद्वान का नाम दे और उनके अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दी उसके ऊपर प्रश्न पूछ लिए जाए। तो आप जो भी आपने देखा संकल्पनाएं और जो भी उनकी परिभाषाएं देखी, वह संकल्पनाओं का नोट आपको इस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके इनको निकलवा कर आप स्टडी करें और उनको याद करने की कोशिश करें अपनी सामान्य भाषा में कि किस प्रकार किस विद्वान ने इन संकल्पनाओं में क्या कहने की कोशिश की है। यह आज हमारी पहली क्लास थी और पहली क्लास में हम केवल सामान्य परिचय और उनसे संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं उस पर विस्तृत चर्चा की। कल की हमारी जो क्लास रहेगी उस पर हम इससे संबंधित एमसीक्यूज और उसके बाद प्रबंधन को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।